ध्यान से कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना शुरू करो। इस चैप्टर में हम पहले इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं और देन इस चैप्टर के हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम के जो 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, क्लास 10th का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी फर्स्ट टॉपिक भी है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आप देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे तरीके से अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। जैसे आप जब सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपने प्रेस लगाया, आपने अपने कपड़े को प्रेस किया, ठीक है, तो जो कपड़े को आप प्रेस कर रहे हो किस चीज़ की वजह से कर रहे हो, हीट एनर्जी की वजह से। अब वो जो हीट एनर्जी आपके प्रेस में, जिसको आप आयरन कहते हो या इस्त्री बोलते हैं, वो हीट एनर्जी, वो हीट उस आयरन में कहाँ से आया, ठीक है, वो आया इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आप तार को इलेक्ट्रिसिटी से कंबाइन नहीं करोगे, नहीं जोड़ोगे, तो क्या वो आयरन गर्म होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कहाँ से एनर्जी आई, हीट एनर्जी, जिससे कि आपने अपने कपड़े को सीधे करने के लिए यूज किया, वो आई बेटा इलेक्ट्रिसिटी से। इसके बाद इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्रियल बहुत सारे यूजेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। ये जो आप रंग बिरंगे संसार को देख रहे हो, ये कलरफुल वर्ल्ड को आप देख रहे हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन आज आप हर एक प्रकार की लाइट्स को देखते हो। आप दिवाली पे पूरा घर जगमगाता है आपका। अगर इलेक्ट्रिसिटी हो ही ना तो कैसे देख पाओगे, समझ रहे हो। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और भी इसकी इतनी सारी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, आपको पता होगा। तो चलिए हम सेकेंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अच्छा, सेकेंड टॉपिक है हमारा डिस्कवरी और इन्वेंशन। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं बच्चे कि इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने इन्वेंशन नहीं किया है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का सोर्स है और एनर्जी का कोई आविष्कार नहीं करता, एनर्जी की खोज की जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एनर्जी का किसी ने आविष्कार नहीं किया, एनर्जी की खोज की जाती है। जैसे हमने आगे चल कर के पाया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देख सकते हैं, हम केमिकल इफ़ेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इनका खोज नहीं हुआ है, सॉरी इनका आविष्कार नहीं हुआ है, इनको खोजा गया है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि भैया बताओ इलेक्ट्रिसिटी की खोज कब हुई थी। ठीक है, खोजा गया तो इसकी खोज कब हुई थी। अब ज़रा समझो, इलेक्ट्रिसिटी कब से है ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। और हम किसी एक पर्सन को इसका पूरा का पूरा श्रेय नहीं दे सकते कि हाँ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, इस एनर्जी के बारे में बताया। बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें हाथ है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, तब जा कर के इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना बहुत ही ईजी हो पाया है, ठीक है। कम से कम 600 BC में, 600 BC के आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मतलब लोग जागरूक हुए, उन्होंने तरह तरह की बातें को किया, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए। लेकिन क्या 600 BC में इलेक्ट्रिसिटी आई? आपने वो सुना होगा ना, समुद्र में एक मछली होती है करंट वाली मछली। अब ज़रा बताओ कि उस करंट वाली मछली को क्या किसी ने बनाया है? नहीं ना, वो तो नेचर से आई है, उसे तो प्रकृति ने दिया है ना। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो कहाँ से आई? तो बेटा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, कब से हुई, ये कहना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो आप इससे दो बातों को याद में रखो, एक कि इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने आविष्कार नहीं किया, एक एनर्जी का फॉर्म है, और चाहे तमाम एनर्जी के फॉर्म है, सारी एनर्जी के फॉर्म्स का खोज हुआ है, कोई आविष्कारक नहीं है, किसी ने आविष्कार नहीं किया है, खोजी गई है, एनर्जी खोजी जाती है, ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक बात है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट है बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ज़रा समझो। पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ज़रा समझो। अगर कोई बॉडी, इफ़ एनी बॉडी, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इफ़ एनी बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है ना, डोनेट करती है, जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, डोनेट करते हैं, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये केटायन फॉर्म करते हैं, पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में कि मेटल्स केटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स एनायन फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल्स देते हैं, तो मेटल्स हमारे केटायन फॉर्म करते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, और अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे सोडियम के पास प्लस आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतने ही प्लस के चार्ज आएंगे। जैसे एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज आएगा। तो जो बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतने प्लस के चार्ज, और जो बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, चलिए अब चार्ज की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा? कूलाम। और इसको हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? सी से। एसआई यूनिट क्या है? मतलब हम चार्ज को किस चीज़ में मेजर करते हैं? कूलाम में। ठीक है, आगे अब प्रोपर्टीज ऑफ चार्जेज है। चार्जेस की क्या क्या प्रोपर्टीज होती हैं? तो फर्स्ट देख लो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ समझते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव को एक पास ले जाओगे ना तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, इनमें रिपल्सन होता है। अगर सेम चार्ज है ना, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस सेम चार्ज हुए ना, तो इनमें रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। या अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक पास ले जाओगे तो इनमें भी रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्ज होगा, जैसे कि आप प्लस के सामने माइनस ले जाओगे तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो? प्लस के सामने माइनस ले जाओगे अट्रैक्शन होगा, या माइनस के सामने प्लस ले जाओगे बच्चे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको जरा समझो। हमने माना कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, है ना, एक है Q1 और एक है बच्चा Q2। हमारे पास 2 चार्ज हैं। ये दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। कोई से भी 2 चार्ज हमने ले लिए। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव होगा रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शनल या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्शनल फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स को हमने मान लिया है F। तो अगर मान लो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R। Q1 Q2 2 चार्ज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। Q1 Q2 2 चार्ज हैं, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला जो बेटा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? या तो अट्रैक्शनल फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो। ठीक है, तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जब Q1 Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे जैसे Q1 Q2 बढ़ेंगे, इनका जो प्रोडक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो वैसे इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। और बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, R स्क्वायर का।
आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर ग्रेविटेशन में कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को अगर वो फोर्स लगा रहे हैं, बीच की दूरी अगर r है, ठीक है, ये पढ़ा होगा ना आपने। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1m2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा r स्क्वायर का। ये पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर दो चार्ज हैं, इनके बीच में अगर फोर्स F लग रहा है तो वो फोर्स Q1 Q2 दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक बात है। इसी को हम क्या कहते हैं, कुलाम्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। यही हमारा कुलाम लॉ, कुलाम लॉ, इसी को हम कुलाम लॉ के भी नाम से जानते हैं। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, आप इसको कुलाम्स कांस्टेंट के भी नाम से जान सकते हो। k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड हमारा क्या है, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बेटा चार्ज कभी ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि चार्ज, एक बॉडी के ऊपर जितना चार्ज होता है ना वो कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब संरक्षित रहता है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और न ही किसी बॉडी के ऊपर हम नया चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो चार्ज ना तो कभी क्रिएट हो सकता है, नहीं चार्ज कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं। ये एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ये सब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। एडिटिव इसका मतलब क्या है बच्चा, कि टोटल चार्ज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। टोटल चार्ज इज एडिटिव एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। अगर मान लो किसी भी बॉडी के पास है ना, अगर 4 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर 4 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, तो अगर दो चार्ज हैं, मान लो कि एक चार्ज हमारा 1 कूलाम का है और दूसरा चार्ज, इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी के पास 1 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, दूसरी बॉडी के ऊपर 3 कूलाम का चार्ज है। एक बॉडी के ऊपर अगर 1 कूलाम का चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर 3 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, तो इन दोनों का जब सम करोगे ना बेटा तो कितना आएगा, 4 कूलाम आएगा। कॉमन सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसको हम क्वांटमीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ज़रा समझो। पहले तो हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि क्वांटम ऑफ चार्ज, ठीक है, द मिनिमम चार्ज कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन एनी अदर चार्ज बॉडी विल हैव अ चार्ज। इसका मतलब क्या है, ज़रा समझो, शॉर्ट में समझो बेटा। अगर कोई बॉडी चार्ज लेती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर कोई भी बॉडी है तो मिनिमम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, मिनिमम, समझ रहे हो। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे, ये एक होल नंबर होना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब पूर्ण मल्टीपल होना चाहिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे, या 2 इलेक्ट्रॉन दे, या 3 इलेक्ट्रॉन दे। कोई भी बॉडी किसी को 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। ना तो किसी बॉडी के ऊपर हाफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ना ही कोई बॉडी हाफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, नहीं लूज कर सकती है, ठीक है। यानी अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, गेटिंग, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या 2 ले ले, या 3 ले ले। कोई भी बॉडी 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे चार्ज को ना तो देते हैं ना ही लेते हैं। अब 2/3 इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक चार्ज होता है, उसके बारे में आप सीनियर मतलब आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, जिसको हम क्वार्क कहते हैं, है ना, क्वार्क के नाम से जाना जाता है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा देखो, मान लो कि एक बॉडी के ऊपर हमने चार्ज दिया है, ठीक है,
तो जो ये हमारा चार्ज गया इस बॉडी के ऊपर, उसको अगर हमने Q मान लिया तो किसके बराबर होगा, Ne के बराबर होगा। अब बेटा यहाँ पर E क्या है जरा समझो, E जो है हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक आया, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक आया, तो वो अपने ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम का चार्ज लेकर आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया तो वो अपने साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम का चार्ज लेकर के आएगा। ठीक बात है। तो ये हो गया। n क्या हो गया बेटा, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम किसी बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। e क्या है, चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। और q यहाँ पर क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफ़र किए हैं, या बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। गेटिंग। मान लो, सपोज करो, तो समझते हैं, फील करते हैं इसको। अगर हमारे पास एक बॉडी है ना, हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया जरा समझो। Q बराबर n ही होता है, निकाल देंगे। n हमारा क्या है यहाँ पर बेटा, 2 है, इंटू 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n हमारा क्या हो गया 2। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। यानी कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। या अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो उस बॉडी से कितना चार्ज आ गया, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये होता है Q बराबर n इंटू ई, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटमीकरण इन हिंदी, ठीक है, और इन इंग्लिश क्वांटाइजेशन। ऑलराइट, चलिए आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सॉरी इतना ही हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आपकी क्लास के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम का होता है। एक प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। बस इलेक्ट्रॉन का लिखोगे तो आगे में माइनस लगा देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का लिखोगे तो आगे में प्लस लगा देना। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ठीक है, आगे देखो, 1 कूलाम चार्ज बराबर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा। अगर 1 कूलाम, पहले 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आया तो अपने साथ इतने चार्ज लेकर के आएगा। और अगर हमने कहा कि 1 कूलाम चार्ज आया है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो इतना चार्ज लेकर के आएगा। और अगर 1 कूलाम चार्ज, हमने माना कि 2 बॉडी हैं, इसमें 1 कूलाम चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया है, तो अगर 1 कूलाम चार्ज आया है, इसका मतलब उस 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जरा देखो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 कूलाम चार्ज मैंने किसी को दिया, इसका मतलब क्या, मैंने उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, जिस ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो। गेटिंग, जिस ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर हो, वो हमारे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर हो, वो हमारे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। तो नेक्स्ट हमारा अब क्या है, कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वे होते हैं कैन फ्लो चार्ज इजली, जो आसानी से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, वे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ईजिली चार्ज को फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ह्यूमन बॉडी, हमारा खुद का शरीर एक कंडक्टर है ना। अगर विश्वास नहीं है तो घर में कहीं भी बोर्ड है, 1 उंगली लगाओ, फील हो जाएगा, ऐसा मत करना।
ठीक है, हमारे पूरे के पूरे मेटल्स क्या है, कंडक्टर हैं। इसके बाद हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, है ना। वाटर का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स हमारे कंडक्टर्स हैं। इसके बाद आयोनाइज्ड गैसेज, वे गैसेज जिनको एक कंडीशन के तहत हमने आयोनाइज किया है। बेटा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी दो ही केस में पास हो सकती है, ठीक है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयंस हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या आयंस हो, ठीक है। तो आयोनाइज्ड गैसेज। इसके बाद हमारा ग्रेफाइट भी क्या है, कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट आपको पता होगा, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या चीज़, इंसुलेटर्स। अब देखो जरा इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स ये चार्जेस को फ्लो नहीं करने देते, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है, इनमें चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते। इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स के भी नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जरा एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे कि ग्लास, प्योर वाटर एंड ऑल गैसेज। कब, जब गैसेज आयोनाइज नहीं होंगी तो गैसेज किस में काउंट होंगी, इंसुलेटर्स में, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलेटर्स को भी चार्ज किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलेटर्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज को कैरी नहीं कर पाते, लेकिन इंसुलेटर्स को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन से। इंसुलेटर्स को हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, क्लास 8th में या 7th में पढ़ा होगा आपने, कि कंघे को लेकर के अगर आप अपने बालों में रब करोगे और कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओगे तो उसमें क्या आ जाएंगे, वो कागज़ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ ना। आपने कंघे को लिया, रगड़ा, तो उसके ऊपर चार्ज आ गए। उस कंघा क्या है, प्लास्टिक है, उसके ऊपर चार्ज आ गए। प्लास्टिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो हम इंसुलेटर्स को फ्रिक्शन करके, है ना, फ्रिक्शन की प्रोसेस से हम इसके ऊपर चार्ज ला सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही है कि इट कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। हम इंसुलेटर्स को फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा समझो, ये इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्जेज रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बच्चों ने हमसे पूछा था कि क्या अगर कोई मेटल है, भाई इंसुलेटर को तो हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई अगर हमारे पास मेटल्स हैं तो क्या हम मेटल्स को फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। अब वो क्या, अगर आप अपने हाथों में मेटल्स को पकड़ करके और फ्रिक्शन से चार्ज करने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों, बेटा क्या है कि जैसे ही आप उसको रगड़ोगे ना तो उसके ऊपर चार्ज तो आएंगे, लेकिन आपकी भी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज आएंगे उस मेटल के ऊपर वो आपकी बॉडी से होते हुए अर्थ में चले जाते हैं। तो एक कंडीशन करके हम फ्रिक्शन से मेटल्स को भी, यानी कंडक्टर्स, हमारे मेटल्स जो हैं उनको भी हम चार्ज किया जा सकता है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर आप एक रबर का ग्लव्स पहन लो, है ना, ये मतलब एक इंसुलेटर के कांटेक्ट में अगर आपका मेटल हो और देन अगर आप उसके ऊपर फ्रिक्शन कर रहे हो तब वो चार्ज हो सकता है ना। मतलब या आप ऐसा काम कर लो कि आपने रबर का ग्लव्स देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह यूज करते हैं, उनको आप अपने हाथों में लगा लो और देन मेटल्स को पकड़ो और देन अगर आप उसको फ्रिक्शन करते हो उसके ऊपर तब वो चार्ज हो सकता है। तो मेटल्स भी फ्रिक्शन से चार्ज हो सकते हैं, कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखो, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। जब हमारे चार्ज रेस्ट में हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का हम स्टडी करते हैं वो होता है स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी नाम से हम इसको जानते हैं। जैसे आपने वो कंघे को रगड़ा है ना बालों में, तो उस कंघे के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वो चार्ज उस कंघे के ऊपर स्थिर होते हैं क्योंकि कंघा क्या है, इंसुलेटर है, यानी प्लास्टिक से बना है ना वो, तो प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, तो चार्ज उसके ऊपर स्टेबल रहते हैं कंघे के ऊपर, इसलिए वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच पाते हैं,
ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है लाइटनिंग, है ना, जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है। तो इस के बारे में आप बहुत ही डेप्थ में जाकर के क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लास 12th में फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप वहाँ पे पढ़ोगे, है ना। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चे करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करेंट क्या है आपने पढ़ा होगा ना, वाटर करेंट, एयर करेंट। करेंट का मतलब होता है फ्लो, फ्लो फ्लो हो जाना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जिसके चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, मोशन में होते हैं, वो क्या कहलाती है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ चार्जेस आर इन मोशन। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो हमारी कहलाती है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल है जैसे हमारे घरों में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या है, करंट है। क्यों, पंखा कहीं और, स्विच कहीं और, वहाँ से स्विच ऑन किया, करेंट तार से होते हुए पंखे के पास जाता है, तब जाकर के पंखा घूमना शुरू कर देता है। तो ये किसका एग्जांपल है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो जरा, तो हमें इस क्लास में बच्चे इसी के बारे में पढ़ना है 10th में। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हर एक समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। हर एक समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे यस, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन सकता है, I बराबर Q/T। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, और T क्या है, हमारा टाइम है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हर एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उससे हमारा क्या पता चलता है, करंट का पता चलता है। तो I बराबर Q/T, और इससे चार्ज का भी फॉर्मूला निकल सकता है। T हमारा किस चीज़ में है, डिवाइड में है, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, करेंट इंटू समय, टाइम। ठीक है, अब जरा देखो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, SI यूनिट यानी कि हम इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। 0.4 एम्पियर का करंट चल रहा है, 0.2 एम्पियर का करंट चल रहा है। ठीक है, और ये जो एम्पियर हमने रखा है, साइंटिस्ट हैं उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में इसका जो SI यूनिट है वो एम्पियर है, जिनका नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जरा समझो कि करंट को हम, इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं। करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये एमीटर सर्किट में सीरीज में कंबाइन होता है। इसका मतलब क्या है, जरा समझो। हमने माना कि हमारा ये एक सर्किट है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंबाइन करते हैं। ये हो गया हमारा एमीटर, ये प्लस ये माइनस, तो एमीटर का प्लस इसके प्लस वाले साइड से कंबाइन होगा और एमीटर का माइनस सर्किट के माइनस वाले साइड से कंबाइन होता है। तो इस सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है एमीटर का। ठीक है, और इस एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही लो होता है। तो करंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नाम है एमीटर। एमीटर सर्किट में सीरीज में कंबाइन होता है और इसका रेसिस्टेंस बहुत ही लो होता है। अब रेसिस्टेंस क्या है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा समझो। 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए आता है व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मिली एम्पियर में 10 टू द रेज माइनस का 3 एम्पियर होता है, एंड 1 माइक्रो एम्पियर में 10 टू द रेज माइनस का 6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर 10 टू द रेज माइनस 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द रेज माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, देखो करंट का डायरेक्शन है सर्किट में, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट को आप एक बार में डिफाइन कर सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, इधर से फ्लो करते हैं। ठीक है, तो देखो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ना वो फ्लो ऑफ करंट के अपोजिट होता है। अगर फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है,
तो वहीं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका फिलामेंट है, जिसमें करंट कितना आ रहा है, 0.4 एम्पियर का, विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स, जो 3 घंटे के लिए जल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट से, सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पॉज करो और खुद से पहले क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, करंट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। कहीं है ऐसा कॉन्सेप्ट, देखो चार्ज निकालना है, करंट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, निकाल दो, पॉज करो और निकालो। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, करंट, तो I बराबर क्या है बच्चा, 0.4 एम्पियर। क्लियर। टाइम क्या है हमारे पास, 3 आवर्स का, और हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम। ठीक है, बस। अब जरा एक चीज का ध्यान में रखना, समय जो है किस चीज में दिया हुआ है, आवर्स में, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, है ना, सेकंड में चेंज करेंगे। आवर को किस में चेंज करेंगे हम, सेकंड में। तो अब जरा देखो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3600 बराबर 0 0 8 कैरी 1, तो 9 और 1 10, इतने सेकंड हो गए। ठीक है, बस अब फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, I इंटू टी यानी जूल इक्वल टू 0.4 इंटू 10800 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा तकरीबन 4320। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, हो गया, चार्ज बराबर 4320 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो Q बराबर क्या आ गया हमारा, 4320 कूलम। ओके, नोट करो।